नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप जो है संसाधन के रूप में लोग का दूसरा भाग में पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है यह बजटीय अनुमान 2017 से 18 में घटकर जो है 2.7% बताया गया है और इसमें साक्षरता दर जो है 1951 के जो है 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। और साक्षरता जो है प्रत्येक नागरिक का जो है न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने जो अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। और जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच जो व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है क्योंकि और ग्रामीण क्षेत्रों में जो की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। तो वर्ष में जो है 2011 केरल के कुछ जिलों में जो साक्षरता दर जो है 94% है जबकि बिहार में 62% ही है। तो वर्ष 2013-14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा में इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में जो है छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ष के सभी स्कूली बच्चों को जो है वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो छात्रों, ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जो स्थानीय जो राज्यों स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक जो है समयबद्ध पहल है। और इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटे शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों को जो है उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उसकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए जो दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। और इन नीतियों के से जो है भारत में शिक्षित लोगों को की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं जो है योजना के में जो है उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु के नामांकन में 25.2% तक ही जो है वृद्धि जो है 2017-18 में जो है 30% 2020 और 21 तक करने का प्रयास किया गया है। और यह जो है विश्व औसतन 26% मिलती जुलती है। यह रणनीति जो है पहुँच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना और व्यावसायीकरण तथा सृजन सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जो है जाल बिछाने पर जो केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के जो नामांकन जो है 25.2% तक की वृद्धि की गई है। 2017-18 में जो 30% जो है और 2020-21 तक करने का जो है प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन जो है 26% से मिलती जुलती है। और यह रणनीति जो है पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए जो है विशेष पाठ्यक्रम में जो है परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जो है जाल बिछाने पर जो है केंद्रित है। और योजना दूरस्थ शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक और दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा में देने वाले शिक्षण संस्थानों के जो है अभिसरण पर भी जो है केंद्रित है। और पिछले 50 वर्षों में जो है विशेष क्षेत्रों में जो है उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में जो है महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। और 1951 से लेकर 2015-16 के बीच में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। और छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती में सारणी 2.1 में देखें, ये दिखाया गया है सारणी में। तो छात्रों, इसके बाद हम आते हैं स्वस्थ। तो स्वस्थ भी बहुत ज़रूरी है संसाधन के लिए। फर्म का उद्देश्य और लाभ को अधिकतम करना है। क्या आपने सोचा है कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वस्थ होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे?
तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, और ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने की सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, और इसलिए जनसंख्या की स्वस्थ स्थिति को सुधार किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तथा उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए उपेक्षित एवं विस्तृत स्वास्थ्य अधिकार संचार और जनशक्ति का निर्माण किया गया है। तो छात्रों, आइए अब इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए एक चार्ट दिखाया गया है जो संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित दिखाया गया है स्वास्थ्य के बारे में। इसके बाद हम आते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण देश के लिए कारण है, क्योंकि शकल की माँ शीला और अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो बेरोजगारी उस समय तक मौजूद रहती है कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है, और जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उसकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं की जा सकती है, और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिसकी उम्र 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच में होता है। वही लोगों को श्रम बल कहा जाता है, वही लोग का रोजगार या बेरोजगार कर सकते हैं। तो शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते थे, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर परिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल के द्वारा दादा दादी और नाना नानी, जिसका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका 59 से अधिक उम्र हो चुका है। तो भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और परिक्षण बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। तो वर्ष में कुछ व्यय मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। तो कुछ विशेष महीने में कृषि पर आश्रित लोग को अधिक काम नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं और उसके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे रहते हैं, तो इसमें 3 लोग अतिरिक्त है। तो ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। तो इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान होता है वह 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। और अगर 3 लोगों की हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी, और खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप में बेरोजगार होते हैं। तो इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब है जहाँ 5 लोगों को काम की जरूरत है, वहाँ यदि 8 आदमी काम करेगा तो 3 आदमी एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। तो शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारों और एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने की असमर्थ है, और एक अध्ययन में यह
बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभास जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियां जो है जनशक्ति की कमी विद्यमान है, और एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों के में जो निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, और शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने की इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। तो छात्रों, बेरोजगारी में जो है आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जबकि किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो इसके स्वास्थ्य पर स्तर में जो एक आम गिरावट भी आती है, और स्कूल प्रणाली में अलगाव में जो है वृद्धि होती है। तो छात्रों, इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के साथ जो है समग्र विकास पर जो बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, और बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है, और अगर कोई लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। तो सांख्यिकी रूप में जो है वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की जो है गिनती नियोजित लोगों में जो है की जाती है, और वे पूरे वर्ष काम करते जो प्रतीत होते हैं, लेकिन उसकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए जो है पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उस पर थोपे हैं, और इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी भी काम से जुड़ जाने चाहते हैं, चाहे उसे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई में वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं, और इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एवं विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र जो है, ये देखिए छात्रों दिखाया गया है, एक जो है आदमी जो है ये जूता बना रहा है, ये जो है रोजगार कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो है प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो उत्पादक क्षेत्र होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है, और खेत में काम में जो है साझेदारी की, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है, और प्रत्येक परिवार अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें, और कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाले अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। तो पिछले वर्षों में जो है पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि का जनसंख्या पर भी जो है निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का जो है कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में जो चला गया है, और द्वितीय तृतीय क्षेत्र में जो है छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तो तृतीय क्षेत्र में जैविक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और सांख्यिकी विभिन्न जो है नई सेवाएं सामने आ रही है। तो इस प्रकार आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें, कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। ये देखिए कि एक गांव की कहानी है, जिसमें एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे, और प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसमें से उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं जो है स्वयं पूरी कर लेता था। इसमें से जो एक परिवार ने जो है अपने एक बेटे को जो कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया,
और लड़के को निकट के जो है कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया और कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग जो है कृषि इंजीनियरिंग करके जो है योग्यता प्राप्त करी। जब वापस आया तो वह इतना सृजनात्मक निकला कि जो उसमें एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिसमें गेहूं की उपज की वृद्धि हो गई और इस तरह गांव में जो है एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई और गांव के उस परिवार में अपनी अधिशोषण फसल निकट के गांव में बेच दी और इन्हें जो है उसमें अच्छा लाभ भी हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया और इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों में एक बैठक की और वह अपने बच्चों को जो है बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते थे। उन्होंने पंचायत में गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया और उन्होंने पंचायत को जो है विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया और निकट के कस्बे में एक शिक्षक की नियुक्ति भी की गई और इस तरह गांव में जो सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। और कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को जो है सिलाई का जो प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए जो है कपड़े सीने लगी क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से मिले कपड़े पहनना चाहते थे और इस तरह दर्जी का एक नया काम भी सृजित हो गया। तो इसका और एक जो है सकारात्मक प्रभाव हुआ तो किसानों का जो है कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। तो इस प्रकार किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है छात्रों। तो हम देखते हैं, आइए इस चैप्टर का जो है सारांश में पढ़ेंगे कि आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने की सहायता करती है और इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा किया गया है और इसमें जो है बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा और अंत में जो है गांव की कहानी में भी जो है साथ समाप्त होता है ये चैप्टर, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर भी उत्पन्न हो गया। तो छात्रों इस अध्याय का जो है ये अभ्यास का क्वेश्चन जो संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन में कैसे भिन्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में किस तरह के विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। तो छात्रों इस तरह जो है इस अध्याय में 15 क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको बनाना है। छात्रों अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।